सुबह खैर, मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है जनाब कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और ईद करीब आ रही है और ईद की तैयारियां भी आप लोगों ने करनी शुरू कर दी होंगी और ईद की आमद है। और आपको पता है गली मोहल्लों में जो मेहमान जानवर हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। तो कोशिश करें कि जानवर ऐसी जगहों पर बांधें जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कुर्बानी के जानवर बांधने के रास्ते बंद कर देते हैं जिसकी वजह से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ईद कुर्बान का मकसद जो है वो सब्र है, बर्दाश्त है, इसार है, कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग देना है, ना कि दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करना है। तो जनाब, जानवर आप लोग ज़रूर ख़रीदें, कुर्बानी भी ज़रूर करें, लेकिन अपने इर्द गिर्द के रहने वालों का भी ख्याल रखें कि उनको कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब हमने आगे बढ़ना है और कुछ बात करनी है आज के हमारे पहले टॉपिक के हवाले से, और वो है कि मॉनसून का सिलसिला शुरू हो चुका है और जब मौसम बदलता है तो मौसम अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। तो जब बहुत किस्म की वबाई अमराज भी लेकर आता है तो इस सिलसिले में हमें क्या क्या करना चाहिए इस मौसम में। बारिश के बाद जो गंदे पानी में मुख्तलिफ हम देखते हैं कि बीमारियों और जरासीम पाए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत से अमराज जन्म लेने लगते हैं। बहुत से लोगों को तो मौसम तब्दील होते ही नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू की शिकायत होने लगती हैं। वैसे भी ईद कुर्बान की आमद है और पहले ही मवेशी मंडियों के साथ साथ गली मोहल्लों में जानवरों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो बारिश के बाद गंदगी में इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल सकते हैं। इसके साथ साथ ईद के मौका पर खाने पीने में बेएहतियाती भी तेजाबियत, एसिडिटी और फूड पॉइजनिंग समेत कई अमराज की वजह बन सकती है। तो मौसम बरसात में वबाई अमराज से कैसे बचा जाए, किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हैं, माहिर अमराज मैदा और जिगर हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मौसम बरसात का जैसे आपको पता है कि आगाज़ हो चुका है, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गए, लेकिन ये मौसम अपने साथ साथ बहुत सी वबाई अमराज भी लेकर आता है। इस मौसम में इतने क्यों हम लोग बीमार हो जाते हैं? मतलब जिस बंदे को देखें 2 में से 1 बंदा बीमार हुआ होता है। देखिए, इस मौसम में 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि कुछ बीमारियां जिसको हम कहते हैं ओरोफिकल रूट, ठीक है, ओरोफिकल, ओरो हम अपने मुंह को कहते हैं, फिकल हम हमारा जो निचला हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखते तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो खुराक है या हमारा जो पानी है उसमें अगर हमारे फुजले की अमेज़िश हो जाती है, या वो शख्स मसलन बाज़ार से आप खाना खाते हैं और वहाँ पे जो फूड हैंडलर है वो अपनी प्रॉपर सफाई नहीं रखता, तो आप जो खुराक खाते हैं उसके ज़रिए आप इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। अब उनमें से डिफरेंट बीमारियां हैं। एक तो वो है जिसको आप इन दिनों में गैस्ट्रोएंटाइटिस का नाम देते हैं। ओके। जिसमें मोशन लग जाते हैं, ठीक है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, फीवर हो जाता है, और अगर बच्चों में हो जाए तो कई दफ़ा डिहाइड्रेशन और सीवियर हो सकती है और अल्टीमेटली गुर्दों के मर्ज यानी AKI में भी लीड करती है अगर उसको इन टाइम कंट्रोल ना किया जाए। ठीक है। अब ये तो क्यूट हो गई। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां जैसे टाइफाइड फीवर है, वो भी ओरोफिकल रूट से है, तो उसका इंसिडेंस भी इस मौसम में बढ़ जाएगा। फिर हेपेटाइटिस, पीला यरकान जो है, क्यूट इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जो कि ए बच्चों में कॉमन होता है और ई जो है वो खवातीन में कॉमन होता है। अच्छा। सो ये पीले यरकान का इंसिडेंस भी इस मौसम में कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। सो ये कुछ बीमारियां जो कॉमनली इस मौसम का में ज्यादा होती हैं। अब उनसे बचने के लिए जो लेकिन मुझे ये बताइएगा, मतलब इस मौसम में ऐसा क्या है कि ये हम लोग ज्यादा इसका शिकार होते हैं? क्या हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा होता है? नो, इम्यून सिस्टम नहीं, इस मौसम में मक्खियों की बहताब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो फूड में इन चीज़ों की वाटर की अमेजिश होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखिए, जैसे बरसात हो रही है तो आप देखिए कि बाहर जहाँ पे एक बंदे ने जहाँ अपना वो लगाया हुआ है, स्टॉल लगाया हुआ है या ठेला लगाया हुआ है, तो वहाँ पे तो प्रॉपर कवरेज नहीं, बारिश हुई उसके बाद उसने वहीं दोबारा उसने वहीं उसको संभाला और फिर बेचना शुरू कर दिया थोड़ी। तो वो जो है उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं अमेजिश के, प्लस मक्खियाँ आएंगी इधर उधर से और वो उसके ऊपर बैठेंगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमने मक्खियों
से भी बचना है और ऐसी जगह से खाना नहीं खाना जहाँ पे प्रॉपर सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा। बिल्कुल। तो सर हम देखते हैं कि ये मौसम जो मानसून का शुरू होता है इसमें हैज़ा और ज़ुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, हर दूसरे बंदे को हम देखते हैं। ये किन अफराद में ज़्यादा पाया जाता है? देखिए वो लोग, एक तो हैज़ा की बुनियादी वजह देखिए इन दिनों तरबूज भी है, फल भी हमारे पास है, तो अगर देखिए हमारे यहाँ एक कॉमन कंसेप्ट है कि जी आपने तरबूज के साथ पानी पी लिया तो हैज़ा हो जाएगा। एक्चुअली वो तरबूज की वजह से नहीं होता। अगर वो तरबूज थोड़ा सा भी खराब है, मसलन होता क्या कि उसकी जिल्द बाहर से तो ठीक है, अंदर से वो इतनी गर्मी में वो खराब हो चुका है और आपने वो खा लिया है, तो उससे आपको हैज़े में फिर वही एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपने ORS वगैरह का इस्तेमाल करें और साथ जो भी मेडिसिन डॉक्टर आपका प्रेस्क्राइब करता है दैट यू हैव टू। ठीक है। तो जो इसका फिर क्या एहतियात कर सकते हैं कि बाहर से खाना पीना छोड़ दें? देखिए बाहर से आप खाना पीना कम कर दें, मैं छोड़ने का वर्ड तो नहीं कहूँगा, बेहतर है आप घर से खाएं। सबसे बेस्ट तो ये है कि घर का खाना जो है उसका कोई निमुल बदल नहीं है। और दूसरे नंबर पे आपने जो भी फल लेना है वो ताज़ा लें। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आजकल मैंगो है, तो आप मैंगो हम चूसते हैं तो आप देखेंगे अगर आप काटते हैं तो मैंगो का जो पिछला हिस्सा है वो अक्सर खराब है। एग्जैक्टली। अब जाहिर बात है मैंगो जो फ्रेश हिस्सा है वो खाएंगे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन खराब खाएंगे तो अगर आपने खराब हिस्सा लिया है तो फिर डेफिनेटली आप उसका शिकार हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जो इसमें ज़ुकाम की हम जैसे सर बात कर रहे थे कि ज़ुकाम जो है वो इसमें अमूमन हो जाता है, वो तो इसलिए वबाई होता है। वबाई भी है और दूसरी वजह ये कि इन दिनों AC का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो आप देखें कि आप गाड़ी में बैठे आपने डायरेक्ट जो ब्लोर है वो अपने ऊपर डालते हैं, तो कई दफ़ा AC जो है इनके साथ रिलेटेड डिफरेंट जो डिजीज़ेज हैं उनमें से ज़ुकाम की भी एक किस्म है। सो इन्फ्लुएंजा नॉर्मली तो ये कॉमन कोल्ड आप देखती हैं सर्दियों में ज़्यादा होता है, लेकिन इस मौसम में भी बुनियादी वजह वो जो AC का ओवर यूज़ है वो भी उसको लीड करता है। अच्छा। और प्लस आपको पता है कि जब एक बंदे को ज़ुकाम होता है तो अगर वो एहतियात नहीं करता तो ये कंटेजियस होता है एक से दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आगे से आगे इस मौसम में भी इसी तरह होता है? डेफिनेटली इसी तरह, जैसे सर्दियों में इसी तरह इस मौसम में। तो इसमें फिर क्या एहतियात करें? इसमें एहतियात यही है कि अगर किसी को जुकाम है, एक तो वो किसी से अपना हाथ ना मिलाए। आजकल तो वैसे भी कोविड है, हम कहते हैं कि डोंट शेक योर हैंड। फिर आपने मास्क का इस्तेमाल करे, फिर वो पब्लिक गैदरिंग में ना जाए और इसके साथ साथ वो घर पे रहे और बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि एक तो बर्फ़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, अगर एक तो घर की बर्फ़ है जो आपकी अपनी फ्रिज में, जो आपने घर से पानी लिया है, और उस पानी के लिए भी ज़रूरी है कि आप पानी उबाल लें। यहाँ मेरी अपनी तमाम माँ बहनों से रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ जो सबसे जो मुश्किल काम समझा जाता है वो घर में पानी उबालने को है। हर काम कर लेंगे लेकिन पानी उबालना जो है उसको एक समझ लें कि मुश्किल मरहला कह लें उसको हाँ। तो अगर आप पानी को 8-10 मिनट के लिए उबाल लें और उसको रख लें तो आप बहुत सारी ये जितनी भी बीमारियों की बात की है हम इन सब से बच सकते हैं। फिर वो जो बर्फ़ है उसमें कई दफ़ा केमिकल का भी इस्तेमाल, बाजारी बर्फ़ की बात कर रहा हूँ, तो वो भी कई दफ़ा गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बायस बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाहर से जो इस मौसम में ख़ास तौर पर बाहर से एहतियात ही करें, बल्कि इज्तनाब भी करें बाहर से कोई भी चीज़ खाने के हवाले से। ऐसी बीमारियां ज़्यादा किन इलाकों में फैलती हैं मानसून में? देखिए वो इलाके जहाँ ओवर क्राउडिंग होगी, ठीक है। अब सारी बात आप अपने इलाके, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ जाते हैं तो एक घर में अगर 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है और 20 अफराद हैं, तो वहाँ पे फिर अफसाने सेहत के असूलों का ख्याल, उसमें बहुत सारी बीमारियां जिसमें हमने अभी जैसे कॉमन कोल्ड की बात की है, इन्फ्लुएंजा की बात की है, ज़ुकाम की बात की है, इसी तरह दूसरे मर्ज जैसे ट्यूबरकुलोसिस है उसके भी एक से दूसरे बंदे को लगने के चांसेस होते हैं। तो ये बीमारियां उन इलाकों में ज़्यादा होंगी जहाँ पे ओवर क्राउडिंग की वजह से अफसाने सेहत के असूलों का ख्याल अक्सर नहीं रखा।
तो ये बड़ी ज़रूरी है। एक तो कोरोना भी है और कोरोना में हमने किस तरह अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके हवाले से हमें फिर क्या क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए सबसे पहले एक तो हमने अपनी फूड जो है उसको फ्रेश लें, ताज़ा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितने भी फल हैं उसमें विटामिन सी और सभी में होता है। विटामिन सी का सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है, इसके अलावा दूसरे भी जितने मिल उसमें इन दिनों मसलन मैंगो है, फ्रेश मैंगो का इस्तेमाल करें, तरबूज का इस्तेमाल करें। आप आड़ू रिच है इन विटामिन सी और बहुत अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी फल हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आप ताज़ा गोश्त का इस्तेमाल करें, तो ताज़ा गोश्त भी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मददगार साबित। ठीक है। और सर हम जैसे इस दौर में या इस सीज़न में हम देखते हैं कि सीजनल इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या इसमें जो ज़ुकाम है हमारा नॉर्मल और बुखार वगैरह ये सारा इसमें शामिल होता है? इसकी क्या अलामात होती हैं? देखिए, बुखार नज़ला ज़ुकाम की जो सबसे पहले तो ये होता है कि रनी नोज होता है, इसके साथ साथ जिस्म में दर्दें होना, बुखार होना, हेडेक होना, और कई दफ़ा अगर इनिशियली अगर तो कॉमन कोल्ड है ये यूजुअली 2 से 7 दिनों के अंदर अंदर खुद ठीक हो जाता है। अच्छा, ठीक है। इवन अगर आप कोई मेडिसिन भी नहीं लेते तो वायरल है, वायरस ने एक अपना साइकिल कंप्लीट करना और ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है। या आजकल जो कोविड है मोर और लेस उसकी भी अलामात इससे मिलती जुलती हैं। हाँ। तो उसमें यह है कि अगर इसके साथ साथ आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है या आपका बुखार नहीं टूटा तो इमीडिएटली आपने हॉस्पिटल रजू करना। तो ये मतलब मुकम्मल तौर पर इलाज के बाद ठीक हो जाता है या जाते जाते ही अपने असरात छोड़कर जाता है? जो कॉमन कोल्ड है उसने अपने असरात नहीं छोड़े। अच्छा, वो तो मुकम्मल ठीक हो जाता है, हर बंदे को हो रहा है और उसके साथ ही वो हफ्ते के अंदर अंदर यूजुअली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें कई दफ़ा नमूनिया की कम्प्लिकेशन हो जाएगी, या जैसे हमने कहा कि अगर कोविड है तो उसमें सांस लेने में दुश्वारी, वो भी इसी की एक किस्म है, उसमें सांस लेने में दुश्वारी होगी, आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता है, तो उस सूरत हाल में आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। तो क्या इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक के अलावा भी कोई और चारा है? देखिए, ये जो कॉमन कोल्ड है इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। ठीक है। इसमें आपने अपनी खुराक अच्छी रखनी और आपने हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का, जो हमने पहले कहा कि आपने हमेशा जब भी खाना खाएं हाथ धोएं, उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करें। एक और हमारी कॉमन है कि नेवर टच योर डर्टी हैंड टू योर नोज और फेस, ये हमारी एक कॉमन हैबिट है। तो वो भी एक इसका सबसे बड़ा फैलाव, क्योंकि आपने देखिए एक बंदा है उसको जुकाम हुआ है, उसने अपने नाक मुंह को हाथ लगाया, बिल्कुल जैसे ही वो आया दूसरे बंदे से उसने हाथ मिलाया, हाथ मिलाते ही उसने उसको गिफ्ट पार्सल कर दिया और वो आगे फिर चल सो चल। तो ये बड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब बहुत से लोग हैं, हमने देखा भी है डॉक्टर साहब के, वो अगर इस तरह की किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं वो डॉक्टर से रजू करने के बजाय खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं और मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या बीमारी को और ज़्यादा वर्स्ट कर देता है? देखिए, इनिशियली तो अगर आप सिंपल है, मैंने जैसे कहा कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, आप पानी को उबाल के लें, आप ये जो हमने कहा कि हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का ख्याल रखें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपको सांस लेने में दुश्वारी है, फीवर ज़्यादा है, जिसमें दर्दें बहुत शदीद हो गई हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप घर पे ना रहें, इमीडिएटली कम टू हॉस्पिटल। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम हॉस्पिटल्स में इसका इलाज मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारे केसेस आ भी रहे हैं। कितने % केसेस आ रहे हैं, मतलब मौसम बरसात के हवाले से अगर बात? देखिए, इस वक्त एग्जैक्ट परसेंटेज तो बताना, लेकिन इन दिनों नंबर जो है ना वो बढ़ जाता है। इन दिनों मुसीबत ये है कि कोविड की वजह से सारा इंटरमिंगल हो रहा है और जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के नंबर है वो भी डेफिनेटली 4 गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो उनको फिर क्या वो बाद में क्या एहतियात करते हैं, आपको लगता है इस तरह के? देखिए, जिसके घर में बीमारी आती है वो तो करता है, दूसरा कहता है। जैसे कोविड में शुरू में आप देखते थे, अभी तक इवन लोगों में कोरोना क्या है, बिल्कुल अभी भी ये मिथ चल रही है। हाँ, ठीक है। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जिस गली या मोहल्ले में डेथ होती है तो उस पूरे इलाके को जब सील किया जाता तो तब पता चलता हो कोरोना हो गया, तब एहतियात की जरूरत। अब भी आप वैक्सीनेशन है, सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करें कि आप वैक्सीन कराएं।
इसी तरह फ्लू की भी वैक्सीन है, बिल्कुल हर साल हम कहते हैं सितंबर में लगवाएं, कोई नहीं लगवाना पसंद करता। इसी तरह कोविड की वैक्सीन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो वैक्सीन जो कि 10 से 15 या 20 हज़ार की है, अगर गवर्नमेंट फ्री दे रही है और हम नखरे दिखा रहे हैं, कौम नखरे दिखा रही है, तो वो जो है हर घर में ये नहीं है कि एक फर्द लगा रहा है तो बाकी कह रहे क्यों लगाएं। हाँ। वो ऐसे झूठे इश्तिहारात और सोशल मीडिया पे कि जी 2 साल में डेथ हो जाएगी। हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जितने डॉक्टर हैं ये सारे चले जाएंगे, आपका फायदा हो जाएगा कि कम से कम डॉक्टर तो नहीं रहेंगे। हाँ, आप लोगों का देखिए कोई इंसान गारंटी दे सकता है कि किसी की जिंदगी बढ़ सकती है या किसकी मौत हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया की नेगेटिव मुहिम है, इससे हमें बचना है। अच्छा, मतलब ये चीजें जो है हमें खुद से ही, बल्कि गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। अगर ऐसी कोई आपको सोशल मीडिया नेगेटिव मुहिम चलती है और उसको उस पर पाबंदी होनी चाहिए और साइबर क्राइम के तहत उसके ऊपर केस होना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाई जाए। लेकिन उनके साथ साथ हम लोग भी तो, मीडिया भी अपना किरदार अदा कर रहा है, डॉक्टर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है इस तरफ आने को तैयार वो इसलिए है ना कि देखिए आजकल क्या है, मोबाइल पे व्हाट्सएप हर बंदे के पास है, एक मैसेज करता है वो पूरे सर्कुलेट होना शुरू होता है। अब वो मैसेज गलत है सही है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जैसे हम बात करें, मौसम बरसात तो हर दफा आता है, हर साल आना है और हमें पता है कि इसमें हमें बीमारी होनी है या हम इससे बीमार हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एहतियात नहीं करते। देखिए इसमें तो एहतियात की जरूरत, तो मैंने तो पहले कहा इस मौसम में सबसे अच्छी चीज है कि आप पानी उबालें। इसमें पानी से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। बिल्कुल, पानी उबाल के लें, हाथ साबुन से धोएं और मिनिमम 20 सेकंड के लिए धोएं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और पानी का इस्तेमाल ज्यादा, क्योंकि इस मौसम में स्वेटिंग हो रही होती है और डिहाइड्रेशन के चांसेस भी पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जी बिल्कुल, पानी ज्यादा लें। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे वायरल इन्फेक्शंस और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं मौसम बरसात में, बहुत सारे लोग इसका शिकार भी होते हैं, तो वो किस तरह अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं, उन पर हम बात कर रहे थे। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर अमराज हैं मैदा और जिगर के। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार सेहतमंद और तालीम याफ्ता नौजवानों की वजह से मुमकिन होता है। नौजवान और तालीम लाजिम व मलजूम समझे जाते हैं और दौरान तालीम अपने मुस्तकबल का तयन करने वाले नौजवान हमेशा कामयाबी की मंजिलें तय करते हैं। करियर का इंतखाब थोड़ा सा मुश्किल लेकिन इंतहाई अहम होता है, लेकिन इस दुरुस्त फैसले के बाद इंसान की जिंदगी में आसानियों से कामयाबियां जो है वो आती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम तर तरक्की फनी तालीम की बदौलत ही मिलती है हमें। वैसे भी कोरोना वायरस के बाद हमने देखा है कि दुनिया काफी बदल चुकी है। अब तरक्की के लिए मॉडर्न स्किल्स का सीखना इंतहाई जरूरी बन चुका है। मॉडर्न स्किल्स सीखने की अहमियत के हवाले से आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड स्किल्स डे मनाया जा रहा है, जिसका मतलब है जदीद स्किल्स सीखने की अहमियत को उजागर करना। पाकिस्तानी नौजवानों को किस किस्म के स्किल्स सीखने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शकील अहमद मीर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। शकील, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं जहाँ पर जो कह लें कि मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है, नौकरियाँ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। ऐसे में हमारे नौजवानों को स्किल्स डेवलपमेंट सिखाना कितना ज़रूरी हो चुका है? आज के दिन के मुनासबत से आपने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो आज का ख़ास दिन है जो दुनिया में मनाया जाता है इसलिए ख़ास है कि नौजवान जो है वो स्किल्स की तरफ हैं। अब स्किल्स क्या हैं? स्किल्स पहले ये होता था कि आप मतलब यूनिवर्सिटी में जाओ, अपनी डिग्री हासिल करो, फिर आपको जॉब मिलेगी। लोग कहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए तो उसको जॉब मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं होता। अब ये होता है कि आपको दुनिया में जितनी भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको
क्वालिफाइड लोग ऐसे चाहिए जो प्रैक्टिकली काम कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए स्किल्स सीखना जरूरी है, और खास तौर पे आपने देखा जिस तरह कोरोना आया, तकरीबन जो 70-80% बिजनेसेस जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऑनलाइन जाके अपनी सेल्स बढ़ाएंगे, अपने जो है ना प्रोडक्ट सेल करेंगे या ऑनलाइन अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, उनको करना पड़ा क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आ गई। तो आजकल ऑनलाइन जो स्किल्स हैं वो नंबर 1 हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा नौजवान ये सीखे। और हमारे नौजवान को शायद सही तरह से पता नहीं है कि अगर आप ये सीख लेते हो, आप घर बैठ के पाकिस्तान में बैठ के आप यूके यूएस में सर्विसेज दे सकते हो, और जो जॉब में आप ड्रीम भी नहीं कर सकते कि देखें नॉर्मल जॉब होती है 18-20 हज़ार 25 हज़ार, बिल्कुल आप हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हो। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप स्किल सीखें, इसमें आगे आएं। तो क्या शकील आपको लगता है कि जिस तरह की हमें अब तालीम दी जा रही है हमारे नौजवान नस्ल को, हमारे इदारे उनको सिखा रहे हैं कि स्किल्स किस तरह पैदा की जा सकती हैं आपके अंदर, किस तरह की, मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में हो या वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से हो, उनको बताया जाता है? अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुके हैं। और देखें मतलब अभी भी अगर आप देखें ना, किसी भी एक बच्चे को देखें स्कूल जाते हुए, तो आपको सारी स्टोरी पता चल जाती है। बेचारे का इतना बड़ा बैग है, वो उठा भी नहीं पा रहा, और वो सीख क्या रहा है, वो चीज़ें सीख रहा है जो आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो तालीमी इदारों को ख़ास तौर पे, और मैं खुद पर्सनली और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे काम कर रही हैं कि प्रैक्टिकल तालीम दें। प्रैक्टिकल तालीम ऐसी जिससे आप लोगों को बता सकें, देखें ज़िंदगी में 2 ऑप्शन है, हम सिर्फ एक ऑप्शन देते हैं जॉब वाला, हम ये तो बताते नहीं कि यार आप बिजनेस भी कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि हर 100 में से 5-10 बंदे ऐसे अल्लाह ताला ने पैदा किए होते हैं जिन्होंने बिजनेस करना, उनको अल्लाह ताला ने नेचुरल टैलेंट दिया होता है, लेकिन हम उस टैलेंट को जो नर्चर नहीं करते अपने तालीमी निज़ाम के जरिए। तो हमारा तालीमी निज़ाम अनफॉर्चुनेटली सारे का सारा बेस्ड है कि नंबर हासिल करो, डिग्री हासिल करो, क्योंकि किसी जमाने में ये गारंटी होती थी कि आपके पास डिग्री आ गई, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अब नहीं मिलती, अब नहीं है। अब अपडेट करना पड़ेगा सिस्टम। सो प्रैक्टिकल, खास तौर पे अगर आप तमाम नौजवान हैं जो पाकिस्तान के, इनको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें फ्रीलांसिंग है, जिसमें ई कॉमर्स है, इस तरह की चीजें सिखा दें, दे वुड नॉट नीड अ जॉब। वो जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनेंगे। ये बड़ी अच्छी आपने वैसे शकील बात की। और मुझे बताइए कि खुद इंसारी या फिर खुद एतमाद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अब की नौजवान नस्ल में, मतलब हमारे जो इदारे हैं, जैसे हम तालीम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये पैदा कर रहे हैं इस तरह के नौजवान? वो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया कि अनफॉर्चुनेटली वी नॉट येट देयर। कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अब कोशिशें की जा रही हैं कि अपडेट किया जाए हमारे सिस्टम को, लेकिन जो आप खुद एतमादी की बात कर रहे हैं, आज के दौर में, पहले ये होता था हमारा एक फैमिली सिस्टम है, पाकिस्तान का एक कल्चर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, उसमें जो हमारा नौजवान है ना 35 साल का भी, वो भी अभी जवान नहीं हुआ, वो अब्बा जी जो ना वो क्या कहते हैं, अभी भी उन्हीं की मान है, जो माननी चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, लेकिन वो जो पैरों पे खड़ा होना है, खुद अपनी जिंदगी की सारी भाग दौड़ संभालनी है, वो नहीं कर पाता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह आपने कहा कि एक तो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाओ, फिर दुनिया में जीना सिखाओ कि आपने इंडिपेंडेंटली खुद कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना है, फिर अपने ख़ानदान की देखभाल कैसे करनी है। तो दिस इज़ लैकिंग। आजकल है ऑनलाइन का दौर, डिजिटल दौर, जिसमें सबसे ज़्यादा वीडियोज़ चलती हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 1 साल पहले शायद पाकिस्तान में मुझे कोई नहीं जानता था, मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन से ज़्यादा मेरे आप फॉलोअर्स हैं 1 साल के अंदर अंदर, और ऑल ऑफ देम वांट टू लर्न एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनलाइन बिजनेस सीखना चाहते हैं। तो आपको इस मैदान में आगे आना पड़ता है। आप आजकल एक तरफ जो है ना ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है इंटरनेट के ज़रिए, आप यहाँ से बैठ के बड़े आराम से डिजिटल सर्विसेज ऑफर कर सकते हो बाहर, लेकिन फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। हो सकता है आपने गोरों से बात करनी है, हो सकता है आपने इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं उनसे बात करनी है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, ये आपके तालीमी निज़ाम में अगर हम डाल दें तो बहुत आसान होगा। लेकिन अगर ये वहाँ नहीं हो रहा अभी, तो क्या किया जा सकता है? लोग खुद जाके ऑनलाइन सीखें। यूट्यूब पर बेशुमार मवाद पड़ा हुआ है, बहुत सारे अच्छे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो सबको सिखा रहे हैं फ्री में। हम भी ऐसा कर रहे हैं। आप आएँ, ऑनलाइन सीखें, वीडियोस के जरिए सीखें, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। मतलब खुद के अंदर भी पैशन होना चाहिए कुछ करने का, तभी आप कुछ कर सकते हैं। पैशन बहुत ज़रूरी है। अभी ये हो रहा है कि 1000 में से 1 आध बंदा
जिसको किसी ना किसी तरह दुनिया में धक्के खा के समझ आ जाती है, तो वो कोशिश करता है। बाकियों को हम बताते ही नहीं कि यार अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह ताला ने नायब बना के दुनिया में भेजा था, आपने बड़े बड़े काम करने थे, लेकिन हमने क्या उनको किन चीज़ों में लगा दिया कि वो ही पुरानी नौकरी के चक्कर में और गुलामी के चक्कर में, जिससे हम बाहर नहीं निकले अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आप इन्हें बता दें कि हर नौजवान में टैलेंट है, अल्लाह ताला हर इंसान को कोई ना कोई स्किल देता है। जिस तरह अशफाक अहमद कहते हैं कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला कोई शय बेकार नहीं बनाता। बिल्कुल। तो ये अगर हमारा नौजवान रियलाइज कर ले कि आप में बहुत सारी स्किल्स हैं, टैलेंट है, उसको पहले ढूंढो कि मैं किस चीज का, किस फील्ड का बनना। exactly. फिर आप उसमें मेहनत करें, उसमें तालीम हासिल करें, उसमें आप जान मारें, तो जरूर कामयाबी मिलेगी। किस तरह ढूंढ सकते हैं? मतलब आपने जैसे कहा कि एक नौजवान अपने अंदर स्किल को ढूंढे, मतलब बहुत से लोग यही कहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या करना है। वो कैसे अपने वो जो स्पार्क है या वो अपना स्किल है जो छुपा हुआ है उसको ढूंढे अपने अंदर? सिंपल देखें, पैशन आपने अगर अपना मालूम करना है तो जब आप रिलैक्स होते हैं तन्हाई में इस पे वो रोज करें। मैं एक प्रैक्टिस करता था वो, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ। जब मैं अकेला होता था, ये 15 साल पहले की बात है, तो मैं एक अपनी डायरी होती उस पर लिखना शुरू कर देता था कि मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उससे मुझे क्लियर हुआ कि मैं उस वक्त जॉब कर रहा था, लेकिन क्लियर हुआ कि यार मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे खुद भी फायदा हो, दुनिया को भी फायदा हो। तो इस तरह अगर आप जब ये सोचें कि यार मेरी नेचुरल टैलेंट क्या है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई मेडिकल में की फील्ड में अच्छा है, किसी का पैशन है कि वो शोबिज में आए, किसी का पैशन है कि वो ऑनलाइन स्पीकर बने, तो ये आप जब आपको पता चलता है आप मतलब वर्कआउट करें, इस पे एक लिमिट लगा दें। होता क्या, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जब वो नई चीज की तलाश में निकलते हैं बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उनको समझ ही नहीं आती। वो जो नई चीज देखते हैं वो कहते हैं शायद मेरा पैशन ये है, शायद मेरा पैशन ये है। तो ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा करें 2 हफ्ते से 4 हफ्ते आप एक लिमिट रखें कि इस अरसे के दौरान मैंने सारी रिसर्च करनी है अपने आप पर, वो पता करना मेरी फील्ड क्या है, मुझे किस चीज में मजा आता है। और सिंपल ये है, मैं इतना कहता हूँ कि अगर बिजनेस में कामयाब होना है, जो भी आपका पैशन है, अल्लाह ने जो टैलेंट दिया है, उसको अपना बिजनेस बना लो। फिर आप क्या कर रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप वो कर रहे होंगे, उसके आपको पैसे मिल रहे होंगे। और उससे फिर ये भी नहीं होगा कि जिस तरह आप काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं और आपका दिल होता है छुट्टी हो, किसी तरह मैं घर वापस जाऊं। तो पैशन अगर फाइंड आउट करना, गो इनसाइड, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। अलमिया हमारा कि हम नेचुरली हमारी आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, अंदर की तरफ नहीं देख सकती। तो ये थोड़ा सा हुनर आपको सीखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने नेचुरली मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, उन चीज़ों से रिलेटेड फील्ड में जाओ। बहुत बड़ा अलमिया अगेन कि डॉक्टर बना हुआ एक इंसान जो था अंदर से शायर, और वो सारी जिंदगी अब बेचारा वो क्या कहता है ऑपरेशन ही करता रहेगा, वो वाली जिंदगी जीता रहेगा। तो इट्स सैड, लेकिन फाइंड आउट योर पैशन एंड वंस यू पुट योर एफर्ट, आप हिम्मत करें, आप जदोजहद करें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी कामयाबी भी मिलेगी उसमें। और दूसरा शकील, हम देख भी रहे हैं कोरोना के दौर में देख लें तो ये ई कॉमर्स का और एंटरप्रेन्योरशिप का ही दौर चल रहा है। हम देख रहे हैं हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज्ड हो गई है। तो इस दौर में आपको क्या लगता है हमारे जो नौजवान नस्ल है इस हवाले से कितना काम कर रही है, किस तरह परफॉर्म कर रही है, फ़ायदा कितना उठा रही है इससे? बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान चौथे नंबर पे मेरे ख्याल में इस वक्त है फ्रीलांसिंग में। तो मैं कुछ आखिर में कुछ टिप्स दे देता हूँ, वो नौजवान जो देख रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, अर्निंग की तरफ आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन और आप कुछ नहीं कर रहे तो आज से शुरू हो जाओ। 4-5 फील्ड्स हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स की फील्ड है, इसके अलावा ऑनलाइन आप देख सकें जिस तरह यूट्यूब चैनल्स हैं। अगर आपका पैशन वीडियोस बनाना है, कोई टॉपिक आपको अबूर हासिल है, तो उसकी तरफ अगर आप आएँ तो ये 4-5 फील्ड्स आप पकड़ लें, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, यूट्यूब। तो आप इसमें से कोई एक फील्ड आपको पता चलेगा कि जो आपके पैशन से ज्यादा करीब है, इसमें मेहनत करना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ कि 3 महीने में आप कुछ भी दुनिया का सीख सकते हो अगर आप जान मारो तो। ठीक है, 3 महीने में सीखें। 6 महीने के अंदर एक ऐसा प्लान बनाएं कि मैंने या ई कॉमर्स करनी है या मैंने फ्रीलांसिंग सीखनी है, इसके जरिए काम करना। और 6 महीने का मैं जरा अग्रेसिव बनता हूँ, मैं टारगेट बनाता हूँ कि 1 लाख आपने कमाना। यानी अपने स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि अपना टारगेट बना लो कि 6 महीने बाद मैंने इस काबिल होना है कि महीने का 1 लाख मैंने कमाना। फिर मोटिवेशन भी होगी, आप जान भी मारोगे, तो आप हर कोई ये कर सकता है। बाद दफा ये देखिए, एक तरफ हम पैशन की बात करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करो। बाद दफा लोग कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं यार 1 लाख की तरफ। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपका पहला मसला पैसा है, आपके पास इतनी आमदनी नहीं है कि आप फ्रीडम के साथ काम कर सको, तो जो मसला पहले उसको रिजॉल्व कर लो।
तो ये 4-5 फील्ड्स हैं, आप इनको सीखें। फ्रीलांसिंग फॉर एग्जांपल आप सीखें, आप फाइवर पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क वगैरह पे जाके प्रोफाइल बनाएं, अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू करें। ठीक है, वो सर्विसेज कोई भी हो सकती है, वो कुछ भी, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, आप वीडियो एडिटिंग का करते हो, राइटिंग का करते हो, इवन मैथ्स की जो असाइनमेंट्स बनानी है, यूनिवर्सिटीज की असाइनमेंट्स है, कुछ भी आप वहां जाएं, fiverr.com पे जाएं, अगर वहां सर्च करें एज एंटरप्रेन्योर कि मुझे ये वाली सर्विस चाहिए, मैंने लोगो बनवाना अपना, ठीक है, लाखों की तादाद में वहाँ नौजवान बैठे हुए हैं जो आपको सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो आप भी जाके अपनी सर्विसेज ऑफर करोगे, वहां से आपको 3 से 6 महीने का प्रोसेस है, लेकिन ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब मिलते हैं तो छप्पड़ फाड़ के फिर पैसे भी आते हैं। अच्छा, तो मतलब ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल, जिनका नौजवानों को भी मेरे ख्याल से पता नहीं है, ये कह सकते हैं, ये बहुत हद तक पता भी है। तो अब जो नौजवान जो हमें देख रहे हैं, जो ई-कॉमर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि किन किन उमूर का ख्याल रखना चाहिए उन्हें? अच्छा, ई-कॉमर्स सिंपली मैं पहले एक्सप्लेन, ई-कॉमर्स है क्या? सिंपली ऑनलाइन आप कोई चीज बेचते हो, ठीक है, तो इसको ई-कॉमर्स कहते हैं। तो उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं। मैं नौजवानों को ये कहता हूँ कि हमेशा आसान तरीन चीज से स्टार्ट करो। यानी मैं ये कहता हूँ कि आपका फेसबुक की प्रोफाइल होगी, एक पेज बना लो, फर्ज करें लिबास के नाम से, अगर कोई खवातीन के जो मलबूसात हैं उनको बेचना चाहते हैं, किसी के पास है, आप अपना एक पेज बनाओ, उस पर कुछ तस्वीरें लगा दो, ठीक है। थोड़ी सी आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी कि अब ये जो मैंने फोटो लगा दिया, नॉर्मली इसको कोई नहीं देखेगा क्योंकि आपका पेज नया, इसको बूस्ट कैसे करना है। आप बूस्ट करो, आप 1000 बंदों को दिखाते हो, आपको टकाटक मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि ये 5000 का सूट आप दे रहे हो, कब मुझे मिलेगा, लोग आपसे पूछना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, या OLX है, उससे भी आसान तरीका, बगैर खर्चे करना, अपने घर देखो कौन सी ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसकी जरूरत नहीं है, OLX पे जाएं, उसका एक छोटा सा ऐड बनाएं, लोग आपसे राब्ता करना शुरू हो जाएंगे। आप अपने घर की पुरानी चीजें बेचना शुरू कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। तो फेसबुक से OLX पे दराज, जैसा कि आपको पता है, कोई भी दराज पे सेलर बन सकता है, वहां उसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, 3 से 6 महीने सब कुछ सीखना पड़ेगा, उसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन है, अच्छा, उससे आप काम कर सकते हैं। फिर इसी को आप नेशनल लेवल पे बड़ा ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, चाहे कपड़ों का है, चाहे जिस तरह एक छोटा सा हमारे एक स्टूडेंट का आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान में कोई ना कोई जबरदस्त किस्म की सौगात होती है, लेकिन यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ से सोहन हलवा ऑर्डर कर सकूं, मुझे मुल्तान जाना पड़ेगा। तो वो उसका आइडिया आया कि हम क्या करें कि हम एक वेबसाइट बनाएं जहां पूरे पाकिस्तान से क्वालिटी की जो इस तरह की सौगातें हैं वो लोग ऑर्डर कर सकें, अगले दिन घर मिले उन्हें, ठीक है। मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आया, हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीजें हैं। फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, Amazon, अमेजिंग, आप हजारों डॉलर्स कमाओगे उससे, वो सीखें। फिर आप इसी की सर्विसेज अगर आप खुद सीख जाते हैं, फर्ज करें आपने स्टोर नहीं शुरू करना, आपके पास पैसे नहीं है, जो बाहर के गोरे हैं, जो बाहर के लोग हैं, ई-कॉमर्स पे, Amazon पे काम कर रहे हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हो, और उसमें ऑन एवरेज $1000 से $1500 आप महीने का कमाते हो। सो अगेन मैं समराइज कर दूं, ई-कॉमर्स सिंपली सेलिंग ऑनलाइन। आप फेसबुक से शुरू करो, नहीं है पैसा OLX से स्टार्ट करो, दराज पे आओ, Amazon पे आओ, eBay, और बहुत से ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। दूसरा, आपने जैसे कहा कि पहले जो जरूरत होती है, हमें पैसे की जरूरत होती है, लेकिन हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं शकील, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, वो अपना काम भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो काम फेल हो जाता है। मतलब वो कौन सी ऐसी जो बुनियादी गलतियां हैं वो करते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते अपने कारोबार में? सबसे पहले उनके पास एक साउंड प्रूफ प्लान नहीं होता। कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई चीज बेचनी है, ठीक है, हमने पैसा लगा दिया, वो प्रोडक्ट हम घर लेके आ गए, अब उसको हमने बेचना है। मैं ई-कॉमर्स की मिसाल दे रहा हूँ, अप्लाइज टू एवरीथिंग। लेकिन क्या हमने रिसर्च की कि ये चीज वाकई बिकेगी या नहीं? क्या हमने ये देखा कि कितने लोग इस चीज को ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं और ये मार्केट में इसकी शॉर्टेज है? तो वो रिसर्च से काम शुरू होता है। फिर प्लानिंग के मैंने अगले 3 से 6 महीने में करना क्या। और दूसरा, बहुत से लोग जोशीले होके, इनको ये तो अच्छा लगता है कि मैं CEO बनूंगा या मुझे लोग एंटरप्रेन्योर कहेंगे, लेकिन वो जो उसमें एफर्ट लगती है, जान बहुत माननी पड़ती है। यानी मैं खुद अभी तक 15-16 घंटे काम करता हूँ, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मजा आता है क्योंकि ये मेरा पैशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में स्टार्ट में जान मारनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप इतना पैसा कमाओगे कि जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। दूसरा, आपने कहा कि जिनके पास पैसा है वो पैशन को भी फॉलो करना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीका ये है कि अपनी फील्ड में आप देखें कौन से ऐसे लोग हैं जो पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आप उनसे सीखें, उनके साथ राब्ता करें। बल्कि मैं यहाँ तक कहूंगा कि आपका जो फर्स्ट बिजनेस है, जॉइंट वेंचर होना चाहिए। जॉइंट वेंचर क्या, फॉर एग्जांपल मेरे बेशुमार बिजनेसेस हैं, 100 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मेरे पास अगर कोई आता है कहता है फलानी फील्ड में आपकी जो आईटी में आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, तो आई वुड पे अटेंशन। मैं कहूँगा हाँ कितना पैसा है, क्या मिशन है आपका, क्या करना चाहते हो, तो मैं उनके साथ जॉइंट वेंचर लाजमी करूँगा। तो इसी तरह आप किसी ऐसे बंदे से सीखो हमेशा हमेशा। यहाँ मसला थोड़ा सा ये, लोग उन लोगों से सीख रहे होते हैं जो खुद नाकाम हुए हैं और वो सिर्फ ये सिखा रहे होते हैं कि नाकाम कैसे होते हैं। आप ऐसे बंदे को पकड़ो जो कामयाब हो चुका है आपकी फील्ड में, उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो भी करो, हो सकता है तो उससे डायरेक्टली सीखो भी और उनके साथ जॉइंट वेंचर करो। ये सीक्रेट है। लोग यहाँ एतबार नहीं करते एक दूसरे पे, हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज द सीक्रेट। जॉइंट वेंचर्स करो, प्लान करो। प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्लान के साथ पेशेंस लेवल आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रातों रात कोई भी बिजनेस से वो कामयाब नहीं होता, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। शकील अहमद मीर हमारे साथ मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। शकील, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब और भी आपसे बात करेंगे और भी इस तरह की दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मैं अक्सर ही कहती रहती हूँ आप लोगों से कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने सरजमीन को बेबहा टैलेंट और बासलाहियत लोगों से नवाजा है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ऐसे बासलाहियत लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं और आज हम जिस नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने ऐसी शानदार इन्वेंशन की है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। जी जनाब, उन्होंने बसारत से महरूम यानी नाबीना अफराद के लिए एक ऐसी कैप बनाई है जिसकी मदद से उन्हें चलने फिरने में बहुत आसानी मिल सकती है। इस कैप की मदद से उन्हें अपने इर्द गिर्द और अपने सामने वाली चीज़ों के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कैप काम कैसे करती है और इन्हें बनाने का ख्याल कैसे आया, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद बिन ज़िया हैं, स्मार्ट कैप इन्वेंटर हैं। अहमद, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बेसिकली ये जो कैप का कॉन्सेप्ट है ये आया यहाँ से कि प्रॉब्लम्स जो है ना, हमें प्रॉब्लम्स को देखते रहना चाहिए। सो लुकिंग एट प्रॉब्लम्स आई फाउंड अ प्रॉब्लम कि यार ब्लाइंड लोग, विजुअली इम्पेयर्ड लोग, उनकी मोबिलिटी जो है ना वो बहुत कम है। अच्छा। उसके अंदर देखें, इंसान जो है ना, अगर हम उसको मोबिलिटी देंगे ना तभी वो कंफर्टेबली कुछ भी कर सकते हैं। तो एज एन इंजीनियर जब मैं शुरू कर रहा था ना प्रोजेक्ट सिलेक्शन, तो आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल और उन्हीं के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम मिली एंड आई थॉट कि इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैंने रिसर्च शुरू कर दी एंड देन रिसर्च करते करते मैं एक पॉइंट पे आया जिस पे मुझे कॉन्सेप्ट्स आने लग गए। उन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते करते फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गया जो एक ऐसा सोल्यूशन है जो एक विजन के पैरेलल एक सेंस क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। तो ये इसको बनाते हुए कितना टाइम लगा, कब स्टार्ट किया आपने इस आइडिया पे काम करते? ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इट टुक अराउंड 1 year। इसके अंदर से फर्स्ट 3-4 months इनिशियल रिसर्च के थे, जिसे हम मार्केट रिसर्च, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रिसर्च को कहेंगे। उसके बाद 2-3 months जो थे वो कॉन्सेप्ट जनरेशन के थे। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 month का जर्नी था वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग के ऊपर था। अच्छा। तो पूरे इस प्रोजेक्ट को 1 year लग गया। मतलब ये जो कोविड का पेंडेमिक का टाइम चल रहा था उसमें आपने ये तैयार किया? बिल्कुल। एक्चुअली क्योंकि मैं यूके में पढ़ रहा था, तो बेसिकली तो मैंने यूके ही होना था अपने फाइनल ईयर के लिए, बट बाय चांस लकीली मैं पाकिस्तान था ड्यू टू कोविड। तो इसीलिए मैंने जो प्रोजेक्ट किया मैंने पाकिस्तान सेंटर्ड किया। आई रोट एन ईमेल टू माय यूनिवर्सिटी कि मैं जो प्रोजेक्ट है ना वो अपने कंट्री को इन माइंड रख के, इसको टारगेट ऑडियंस रख के करना चाहता हूँ एंड दे थॉट इट वाज अ ग्रेट आइडिया। तो इसी के ऊपर मैंने काम किया, क्योंकि बहुत सारा काम होता है दुनिया में, बहुत रिसर्च हो रही है इन फील्ड्स में, लेकिन हमारे मुल्क में हमारे लोगों को सेंटर रख के, हमारी इन्वायरमेंट को सेंटर रख के रिसर्च नहीं की जाती ऐसी। बिल्कुल। तो जब आपने ये रिसर्च की, आपको लगा कि हम इस चीज़ में लैग कर रहे हैं, तो जब आपने ये आइडिया शेयर किया अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन कि अपने टीचर्स के साथ, तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत मिक्स्ड रिएक्शन था। इनिशियली जब कॉन्सेप्ट्स बहुत मुश्किल थे, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स इस तरह के थे कि इट्स बेसिकली जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उसी तरह आपने एक ह्यूमन को डिटेक्शन देनी है बेसिकली। तो इन आइडियाज़ पे था कि दैट्स टू मच और अगर हम इनको ओवर सिंप्लीफाई कर दें तो देन दे वर ओवर सिंप्लीफाइड। तो इन द मिडल कुछ ऐसी सोल्यूशन की तरफ पहुंचे जो प्रैक्टिकल भी हो और जो वाकई ही मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ना हमें यूज़ करनी पड़े जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट पता नहीं कहाँ निकल जाए और हम पाकिस्तान को उस लिहाज से वो पाकिस्तान के लिए फीजिबल ही ना रहे।
तो इसके लिए आपको इसको बनाते हुए लोगों से भी मिलना पड़ा जो ब्लाइंड लोग हैं, उनसे क्या क्या आपने पूछा और किस तरह के एक्सपीरियंस रहा? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मेरा एक यूज़र ग्रुप बन गया था ब्लाइंड लोगों के साथ। उसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ के थे, अच्छा। काफ़ी सारे टीचर्स थे। उनसे मैं मशवरा करता था, उनसे पूछता था उनके डे टू डे लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट के ऊपर इश्यूज आते हैं। यानी मैं उनसे इस तरह की क्वेश्चंस करता था कि अगर आप अकेले ट्रैवल करना चाहें तो आप करेंगे या नहीं करेंगे, एंड वुड यू प्रेफर दिस और दैट, कि अगर आपसे स्टिक के बगैर कुछ सोल्यूशन हो जाए। ये सारे मल्टीपल क्वेश्चंस थे जिनसे मैं उनकी डेली लाइफ जानने की कोशिश करता था कि उनका एक दिन पूरा किस तरह गुजरता है और उनके दिन की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको जानते हुए फिर मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जनरेट करके वापस जाता था उनके पास कि मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाए, आप बताएं ये फीजिबल है। एंड देन वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी मतलब है पूरी जिंदगी जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, उनकी बेसिस पे वो कहते थे नहीं ये फीजिबल नहीं है, ये फीजिबल है, और वो उस पर मुझे एडवाइस करते थे। मतलब आपने पूरे इस टेन्योर में जब आप ये प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उनको लूप में लिया हुआ था? जी बिल्कुल। आप उनसे बात वगैरह कर रहे थे कि ये फीजिबल है या नहीं है। तो इस पे कॉस्ट कितनी आई है, मतलब क्या? अभी प्रोटोटाइपिंग फेज के अंदर है, हम फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचे। प्रोटोटाइप फेज के अंदर तो कॉस्टिंग हम नहीं एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते, ना बता सकते, बट रफली इंशाल्लाह कोशिश ये है कि जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अराउंड 10,000 रुपीज़ तक आएगी। अच्छा, ठीक है, ये भी फिजिबल है, इतना ज़्यादा भी नहीं है अगर आपको एक कैप मिल रही है। अच्छा, हम ज़्यादा ये जानना चाह रहे हैं कि काम कैसे करती है। मतलब एक नॉर्मल कैप है जो हम लोग पहनते हैं, कैप कपड़े की बनी हुई है, उसके अंदर क्या चिप्स लगी हैं, क्या चीज़ें लगी हुई हैं? बेसिकली कोशिश ये की गई है कि जितना इसको नॉर्मल रखा जा सके रखें, ताकि आप जब ये प्रोडक्ट को यूज करें तो आप क्राउड में ब्लेंड इन कर सकें, ऐसा ना लगे कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, आपने कुछ स्पेशल है आपके पास। तो इसको हमने, इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट ओवरऑल ये सब एक कवर हो जाते हैं, ये सब एक फैब्रिक से कवर हो जाते हैं, एंड वो वाटरप्रूफ फैब्रिक है, तो रेन विंड इन सबसे आपको वो प्रोटेक्शन हो जाती है। इसके अंदर ये जो है इट वुड लुक लाइक अ नॉर्मल कैप, इसमें सेंसर्स लगे होंगे, सेंसर्स जो है वो अल्ट्रासाउंड्स भेजेंगे, अल्ट्रासाउंड्स रिसीव करेंगे, एंड उससे डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर एक वेव्स जा रही हैं, वेव्स आ रही हैं, उनके जाने आने से डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है कि क्या चीज़ हमसे कितनी दूर है। इसकी बेसिस पे ये उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जो है वो यूज़र को बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं यूज़र इंटरफेस, कि यूज़र को इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है। तो यूज़र को हम बीप्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देंगे कि फॉर एग्जांपल आपके राइट पे कोई ऑब्स्टिकल है एंड इट्स फार अवे, सो इट्स लाइक बीप बीप, और जब वो करीब आ रहे हैं तो बीप 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 तेज होती जा रही है, इंटेंसिटी तेज हो रही है टू इंडिकेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल, और जिस तरफ ऑब्स्टिकल है उस साइड से साउंड आ रही है। अच्छा जी, मतलब ये इर्द गिर्द आमने सामने ये सारा बता सकती है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये आपको एक इतना कॉन्सेप्ट दे देगी कि आप किसी चीज में जाकर टकराए ना, तो इसलिए ये आपको राइट लेफ्ट और सामने का पूरी इन्फॉर्मेशन, जितनी एक ह्यूमन आइज की रेंज होती है 120 डिग्रीज टू द फ्रंट, तो 120 डिग्रीज टू द फ्रंट ये भी डिटेक्शन करेगी। और सिर्फ इसको हमने पहनना है? सिर्फ आपने इसको पहनना है और पावर का बटन ऑन कर लेना। ठीक है। और ये चार्जिंग इसकी होती है क्या है, बैटरी डलती है क्या है इसके अंदर वही सेम बैटरी है जो हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर होती है। बैटरी जो है वो इंटैक्ट है, तो आपको रिमूव नहीं करनी है बैटरी। आप बस अपना चार्जर लगाएंगे, लाइक यू चार्ज योर मोबाइल फोन, यू विल चार्ज योर हैट, एंड इसकी बैटरी लाइफ जो है वो 8 to 12 आवर्स होगी, तो आप पूरा दिन जो है वो आराम से यूज कर सकते हैं, एंड रात को आप घर आके चार्जिंग पे लगा लें। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा मुझे अहमद बताइएगा कि ये जो रूट सेफ्टी के हवाले से भी तो हमारे जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ये उसके हवाले से भी यूजेबल है? रोड सेफ्टी जो है वो बिगेस्ट चैलेंज था ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि मोबिलिटी देने का मतलब है इंडोर एंड आउटडोर दोनों मोबिलिटीज। आउटडोर के अंदर हमारा एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो इसीलिए हमने इन्फॉर्मेशन ऐसी रखी है कि बहुत ओवर एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन कुछ इंडिकेशन होगी। ठीक है। अब जो हमारे ब्लाइंड लोग हैं उनके पास उनका वाइट केन ऑलरेडी होता है जो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ऑब्स्टिकल्स की, बट अबव वेस्ट हाइट ऑब्स्टिकल्स डिटेक्ट नहीं होते। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये 2.5 मीटर से बताना शुरू कर देगा कि अब आपके अबव वेस्ट हाइट या आप सामने कोई ऑब्स्टिकल है। इससे क्या होगा, कुछ हद तक एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर रोड सेफ्टी। मगर आप अपनी इन्वायरमेंट को सुन रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। बट जब तक हमारा इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली वो मूव कर सकेंगे। दे स्टिल हैव टू बी केयरफुल। ठीक है। तो अभी तक अहमद किसी ने इसको इस्तेमाल किया है? बिल्कुल, इसकी टेस्टिंग हुई है। मैंने खुद इसकी एम्पैथिक टेस्टिंग की, अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड करके इसकी काफ़ी टेस्टिंग की है मैंने, टू अंडरस्टैंड कि अब ये कैसे काम कर रही है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए। देन इसके अलावा हमने 1-2 यूजर्स के साथ इनकी टेस्टिंग की है,
अभी ये बेसिकली फर्स्ट ट्रायल फेज के अंदर है। जैसे ही इस ट्रायल फेज से निकलेगा, इसकी हम कुछ बेस प्रोडक्शन करके 10-12 यूनिट्स ब्लाइंड लोगों को दे देंगे कि वो कुछ अर्सा यूज करें देयर डे टू डे लाइफ। फिर उनके फीडबैक की बेसिस पे हम इसको फाइनल रिफाइन करेंगे एंड देन इट विल बी रेडी टू गो टू द मार्केट। तो जब आपने ये बना ली पूरी, अभी तो मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं उनसे अभी आपने टेस्ट नहीं करवाया? जी मैंने 1-2 लोगों के साथ टेस्ट किए, मगर अपने कंटेन्ड एनवायरनमेंट में थोड़ी देर के लिए इनिशियल टेस्ट। तो जब उनसे किया ये टेस्ट किया तो उनके क्या फीडबैक था, क्या उन्होंने फील किया और आपको बताया? फीडबैक तो ये था कि बहुत ज़बरदस्त मतलब है इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट इसके अंदर जो उस वक्त इनिशियल टेस्टिंग के अंदर इसके सॉफ्टवेयर में एक चीज़ थी, वो ये था कि टाइम डिले आ रहा था। यानी बेसिकली एक चीज़ आपके यहाँ पर है, ये पता चलने के अंदर आपको 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स लेट पता चल रही है। इतना बड़ा टाइम डिले ऑफ कोर्स नहीं आ सकता, हमें रियल टाइम में रखना होता है चीज़ों को। तो उसके ऊपर मैंने काम किया एंड ऑलमोस्ट हमने इसको फिनिश कर लिए। तो अब जब हम इसको, मैंने खुद टेस्टिंग किया तो अब विदाउट एनी टाइम डिले आ रहे हैं। उसके अंदर बेसिकली ये था कि कुछ ऑब्स्टिकल्स फिर जो फास्ट मूविंग ऑब्स्टिकल है वो मिस हो जाते हैं। यानी आपकी तरफ कोई साइकिल आ रही है वो नहीं पता चलेगी, क्योंकि देयर वाज अ टाइम डिले। जब तक उसने कैलकुलेट किया तब तक वो साइकिल गुजर गई, तो वो एक डेंजरस चीज़ थी। तो इसलिए इनिशियल टेस्टिंग से हमें ये पता चल गया कि ये एक इशू है जिसको सॉल्व करना है और अब उसको रिजॉल्व करना है। तो अहमद, आपने अकेले ने ये सारा प्रोजेक्ट किया, इस पे रिसर्च, इस पे काम, सारा कुछ? बिल्कुल, ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। तो हमारे यूनिवर्सिटी में ऑफ कोर्स सारे स्टूडेंट्स अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खुद करते हैं। मेरे प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। हर जगह जहाँ पर मुझे चाहिए थे वहाँ पे मैंने स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स से हेल्प ली। अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स थे, एंड उन सब का काफ़ी सारे प्रोफेसर्स ऐसे थे जो मेरी फील्ड से भी नहीं थे, बट दे हेल्प मी जस्ट थ्रू माय प्रोजेक्ट। तो उनकी बदौलत है कि मैं ये कर पाया प्रोजेक्ट, ये कर पाए, और इस वजह से आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूरे लाहौर से मिल रहे हैं और वो आपको जान रहे हैं। मुझे बताइएगा, जैसे आपने कहा कि बैटरी है, इसको चार्ज कर सकते हैं, तो इसकी बैटरी कितने अरसे बाद हम लोग रीन्यू करेंगे? मतलब अगर कितना अरसा है इसको चाहिए? इसकी जो बैटरी हेल्थ होगी ओवरऑल वो 3 इयर्स की मिनिमम होती है। Okay. तो 3 इयर्स के बाद हम इसकी बैटरी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, चार्जिंग तो उसकी 8 to 10 आवर्स होगी उसकी बैटरी। तो दूसरा, अब आप इसको कमर्शलाइज करोगे? मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं इसे एज अ नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट को उन लोगों को तक पहुँचा सकें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम ये फ्री पहुँचा सकें। एंड देन एक NGO सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डोनेट कर रहे हो जब भी वो परचेज करें। सो इससे हम एक कंप्लीट एक सर्कल, एक इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें सबको हम सपोर्ट करें। मगर इस प्रोजेक्ट के लिए आई स्टिल नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, और मैं वेट कर रहा हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एंड यहाँ से कोई पॉजिटिव मुझे न्यूज़ आए, इनसे हम बातचीत में बैठें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हमें बड़े स्केल पे करना चाहिए। हर पाकिस्तानी तक हमें इसका एक्सेस देना चाहिए, क्योंकि सबका इक्वल राइट है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, मुझे बताओ कि आने वाले दिनों में कोई और प्रोजेक्ट पे तैयारी कर रहे हो? कुछ आ सकता है सामने हमारे? फिलहाल तो इसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दिस। बट इंशाल्लाह जैसे ही किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करूंगा आप तक जरूर पहुंचेगा। जरूर। ठीक है जी। अहमद बिन जा हमारे साथ मौजूद थे, और स्मार्ट कैप इन्वेंटर कह सकते हैं हम उनको, कि उन्होंने एक ब्लाइंड लोगों के लिए ये स्मार्ट कैप बनाई है कि उनको बहुत ज़्यादा जो वो मदद फराहम करेगी उनके चलने फिरने में। तो अहमद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और बेस्ट विशेज़ आपके साथ कि आप ये प्रोजेक्ट जो है आपका अच्छा हो और आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट हासिल हो। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।